नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर मराठा आंदोलन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है जालना में हुए लाठीचार्ज के बाद से। नाराज मराठा समाज आज से मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की इसने शुरुआत कर दी है। पहले दिन दादर में प्लाजा सिनेमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान किसी भी अनहोनी के लिए भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। इसके पहले परसों जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कल इस पर काफी राजनीति हुई। कुछ जगह से आगजनी की भी खबरें आई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और मराठा समाज से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने घटना के पर दुख जताते हुए लोगों से कानून हाथ में न लेने और शांति बनाए रखने की अपील की है। विपक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे जालना पहुंचे और मराठा समाज के लोगों से मुलाकात की। जालना में हुई हिंसा के बाद अब वहां के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। आईपीएस शैलेश बालकावड़े को स्थायी तौर पर जालना की जिम्मेदारी दे दी गई है। दादर में हो रहे मराठा आरक्षण आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ महिलाएं हाथों में चूड़ी लेकर ये दिखा रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मराठा युवकों और महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए ये चूड़ियां हैं। जालना में लाठीचार्ज के बाद मराठा आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। हम देख रहे हैं कि कल जहां पूरे राज्य भर में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली, वहीं अब मुंबई में भी मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। यहां हम दादर में हैं, प्लाजा सिनेमा के पास, और यहां पर जो मराठा समाज से जुड़े कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो संगठनों के कार्यकर्ता हैं, मराठा क्रांति मोर्चा के हैं और दूसरे संगठनों के हैं, छावा ग्रुप है, सभी जो है महिला पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी सरकार के खिलाफ एक तरह से सभी आवाज़ उठा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और उनकी जो पुराना नारा था, एक मराठा लाख मराठा, उसकी नारेबाजी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो महिला हैं ये चूड़ियाँ लेकर बैठी हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग ये चूड़ियाँ लेकर आई हैं किसके लिए? देवेंद्र फडणवीस के लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि उनका अत्याचार किया महिलाओं के ऊपर, जो सुनियोजित कट के जैसा पुलिसों के मार्फत जो हल्ला किया, उसका बैड हल्ला है, उसका निषेध करने के लिए चूड़ियाँ पहन लो आप। ऐसे हमारा सब महिलाओं का कहना है। जो हमारे मोर्चे पे हल्ला किया है, जो सरकार है, जो पुलिस वाले हैं, हमारे महिला का खून बहाया है, उनके लिए बन गए, वो बांधनी बन रही है, बांधना चाहिए। ये देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो कि चूड़ियाँ लेके आई हैं, पुरुष भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी अलग अलग बैनर है। वहाँ पर देखिए जाहिर निषेध किया जा रहा है। ये और सबसे तरफ से एक ही सबकी आवाज़ है कि किसी भी तरह से फिर से आरक्षण दिया जाए और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए सरकार ने खास करके गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, ये आंदोलन फिलहाल आज मुंबई के इस दादर में प्लाजा के पास किया जा रहा है, लेकिन रोज़ इनका कहना है कि रोज़ इस आंदोलन की शुरुआत होगी और इस तरह से ये आंदोलन लगातार मुंबई में एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल हम देख सकते हैं कि आंदोलन अभी शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि पूरा जो कानून व्यवस्था बनी रहे, अगर कोई अनहोनी न हो, इसीलिए पुलिस ने इतना यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। और आंदोलन अभी फिलहाल जो है कि सड़क के एक तरफ एक किनारे चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे मराठा समाज में नाराज़गी है और जिस तरह से राज्य के सत्ता में और राज्य में उनकी भागीदारी है, उसको देखते हुए आरक्षण की जो मांग है उसको देखते हुए और अब जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर मराठा समाज का जो आंदोलन था अब एक बार फिर से तेज गति पकड़ता दिख रहा है और नाराज़गी लोगों के सामने आ रही है। और अब इनका कहना है कि अब आरक्षण लेकर ही मानेंगे और साथ में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उनके लोगों को मारा पीटा गया है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी चाहिए। इससे कम पे मानने वाले नहीं हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश और एक चुनाव की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी के सदस्य बनने से इनकार किया है। ये कमेटी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने को लेकर बनी है। अधीर रंजन के मुताबिक ये समिति संवैधानिक रूप से सही नहीं है, साथ ही ये व्यवहारिक और तार्किक रूप से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समिति भी तब बनाई गई है जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को इस समिति में न रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। इस हालत में मेरे पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और केंद्र सरकार ने इसके लिए 8 सदस्यों की समिति बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह समिति के सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी समिति के सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। एनके सिंह सदस्य फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं। सुभाष कश्यप हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव। हरीश साल्वे हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं। संजय कोठारी हैं पूर्व विजिलेंस कमिश्नर, वो भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लिखा है कि इंडिया मतलब भारत, जो कि राज्यों का संघ है। एक राष्ट्र और एक चुनाव का विचार संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया है और अपना रुख जाहिर किया है। पहली दफा केजरीवाल ने लिखा है कि देश के लिए क्या जरूरी है, वन नेशन का इलेक्शन या फिर वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा? तो विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा से बात की है राजीव रंजन ने। हमारे साथ से राजद के वरिष्ठ सांसद जो है मनोज झा, जो सरकार ने जो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है एक देश एक चुनाव, 8 लोगों की मेंबर है, उसमें क्या कहेंगे? फार्स एंड फ्रॉड। दे आर प्लेइंग अ फ्रॉड विद द कंट्री। हमारी प्राथमिकता है ये। इनकम इनक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हो? और ये कमेटी है। मैंने अभी इसी जगह भाषण के दौरान कहा कि हमारे पास कई पीएचडी स्टूडेंट आते थे, कहते थे सर रिपोर्ट रेडी है, बस रजिस्ट्रेशन करवाना। तो रिपोर्ट रेडी कर लिया, 8 लोगों के हस्ताक्षर ले लोगे। ऐसे चलता है देश। वन नेशन वन इलेक्शन, 52, 57, 62, 67 वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। फिर तब्दीलियां आई राजनीति में। एक डाइवर्सिटी है इस देश की, किल कर दोगे। वननेस के चक्कर में आपने कबाड़ा करके रख दिया है। ये जो डाइवर्स मुल्क है ना, इसकी वननेस बनती है डाइवर्सिटी से। अधीर रंजन चौधरी जो मेंबर बनाया गया था, आमंत्रित किया गया था, मुझे बहुत खुशी है उन्होंने छोड़ दिया। इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, इस फार्स का हिस्सा नहीं बनना। बस उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं है उनको नहीं रखना है। नहीं, आप उसमें सदस्यों को देखिए, सबको रिपोर्ट पहले पहुंच गई है, हस्ताक्षर करना है। ये कमेटी नहीं है, ये हस्ताक्षर कमेटी है। एक अंतिम सवाल की संसदीय समिति ने 2015 में भी सिफारिश की थी, कैसे देखते हैं? क्या हुआ मुझे ये बताइए कि 15 के बाद क्या हुआ? क्या हुआ 8 वर्षों में? ये दबा के रखा। अभी डर लग रहा है, पांव के नीचे जमीन जा रही है, तो कुछ बड़ा कर बैठो। ये जो बड़ा करने की प्रवृत्ति है ना, वननेस में आप सब खत्म करके रखो। टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं सर? अरे हम तो हर चीज पे उसके बनने पे ही सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी। सर, एक देश और एक चुनाव के लिए जो कमेटी बनी है, क्या कहना है उस पर, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में? किसको जवाब देंगे कोविद जी? कमेटी किसको सौंपेंगे? प्रधानमंत्री को, किसी सचिव के स्तर के अधिकारी को, या किसी मंत्रालय को, कानून मंत्रालय से? मैं समझता हूं ये राष्ट्रपति पद का अपमान है और शायद इसीलिए अपमान
किया जा रहा है कि पहले भी शिलान्यास उनसे नहीं कराया और छोटा किया उनको, और अब ये बना के राष्ट्रपति पद की गरिमा गिराई जा रही है, या शायद वो दलित वर्ग से आते हैं इसलिए। 8 मेंबर बनाए गए हैं, उसमें से एक मेंबर जो है आपकी पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने इनकार कर दिया सदस्य बनने से। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्यों इनकार किया है, इसके लिए बाकायदे एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं और वो कारण मुझे पूरी तरह उचित लगते हैं। पहली बात, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ समिति का उद्देश्य क्या है। अगर वन इलेक्शन वन नेशन है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करने के लिए आपके पास साधारण बहुमत नहीं राज्यसभा में, पूर्ण तो छोड़ दिए, साधारण बहुमत नहीं है, तो 2/3 कहाँ से लाइएगा? क्या ये जो राज्य हैं ये इस पर सहमत होंगे? अपने गले में फंदा डालेंगे जिनका जीवन अभी बाकी है? G20 शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र है और दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तमाम तरह की समस्याओं का हल बातचीत और कूटनीति के आधार पर निकल सकता है। न्यूज एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित नजरिया बदल रहा है। दुनिया का नजरिया अब मानव केंद्रित हुआ है। विश्व कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास मार्गदर्शक सिद्धांत है। भारत की G20 की अध्यक्षता के कई सकारात्मक प्रभाव हैं। इन सकारात्मक प्रभावों में कुछ मेरे दिल के बहुत करीब। 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत। भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। कि इस G20 की सफलता का असर केवल भारत पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि G20 में जो भी विचार हो रहे हैं, जिन आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है, वो एक तरह से दुनिया के विकास के लिए रोड मैप का काम करेगा। ये बात पीएम मोदी ने पीटीआई न्यूज़ एजेंसी को दी अपने इंटरव्यू में स्पष्ट की है। कई सारे सवाल उनसे पूछे गए थे। ये भी पूछा गया था कि आखिर क्या कारण है कि G20 जैसा बड़ा सम्मेलन जो है वो साल भर चला है, दिल्ली के बाहर हुआ है। तो इस पर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात ज़रूर कही कि शायद जो मेरे पहले के प्रधानमंत्री थे उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह के बड़े वैश्विक सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन हो सकता है। आप जानते हैं कि साल भर तक G20 के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि करीब 1.5 करोड़ लोग पूरे भारत में इस आयोजन से सफलतापूर्वक जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि अगले कुछ वर्षों में भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत जो है एक विकसित राष्ट्र होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तब तक भारत जो है जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, इन तीनों ही बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इस बात को उनको पूरा भरोसा है। महंगाई के बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से वैश्विक महंगाई है उसमें भारत ने ये उदाहरण सबके सामने रख दिया है कि एक देश में अगर आप महंगाई को काबू पाने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो इसका दूसरे देश के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो अपने आप को जिस तरह से डीलिंग का आप कर सकते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, उसका भी एक उदाहरण ये पेश किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही फेक न्यूज़ को लेकर भी उनसे पूछा गया था, तो उस पर भी पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि तमाम तरह की जो गलत धारणाएं वो पैदा होती हैं और इस पर अंकुश लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने इसमें अपनी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत कभी जो है 1 अरब भूखे पेट का देश माना जाता था, लेकिन अब जो है 1 अरब ऐसे लोगों का देश है जहाँ पर कि विचार जन्म लेते हैं और 2 अरब जो है वो ऐसे हाथ हैं जो कि कुशल हाथ हैं और जो कि दुनिया के विकास में अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने इसमें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो ये मानता है कि भारत की जो तरक्की है, भारत विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है, ये कोई एक अकस्मात नहीं हुआ है बल्कि एक रिजल्ट है, एक एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप का जो कि पिछले 9 साल में रखा गया है। और इसी तरह से जो भी G20 के फैसले हुए हैं वो सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो दुनिया का भविष्य है उसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम
G20 की जो हमने अध्यक्षता की है उसके आगे भी दुनिया के विकास के लिए, दुनिया की भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन अपना करते रहेंगे और यही भारत की अपनी हमेशा से एक मूल भावना रही है। और ये सारी बातें पीएम मोदी ने कही। उन्होंने बायोफ्यूल के ऊपर भी अपनी टिप्पणी की है और कहा है कि जो ग्लोबल अलायंस बन रहा है बायोफ्यूल के लिए, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन करने में कामयाबी हो पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि G20 का सफलतापूर्वक आयोजन वो तथाकथित थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए भी एक तरह का बड़ा मंच प्रदान करता है जिनकी आवाज़ अभी तक कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं सुनी जाती थी। तो ये सारी प्रमुख बातें हैं जो पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कही। और निश्चित तौर पर अगला जो एक सप्ताह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जब G20 का शिखर सम्मेलन यहाँ दिल्ली में होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें, ताबिश की 6 सितंबर को सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है। वहाँ पर भी G20 की जो तैयारियाँ हैं इसके बारे में सभी मंत्रियों को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद CCS, CCEA और कैबिनेट की बैठक भी आयोजित होगी। खबर अब राजस्थान से। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज यहां पर दूसरा दिन है और डूंगरपुर में आज गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में राजस्थान सरकार को विकास के लिए एक बड़ी रकम दी, लेकिन गहलोत सरकार उन पैसों को खा गई। साथ ही उन्होंने केंद्र में 10 साल रही यूपीए की सरकार पर भी वार किया और कहा कि वो सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रही। मोदी सरकार ने जमकर विकास के लिए काम किया। हमारी सरकार में विकास की बयार बह रही है। इससे पहले कल बीजेपी ने सवाई माधोपुर जिले में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है। ये घमंड या गठबंधन जो बनाया है उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है। उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं। यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे। अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी वार पलटवार तेज हो गई है। मुद्दा है मुफ्त सरकारी सुविधाओं का। हरियाणा के सीएम खट्टर ने मुफ्त सुविधाओं को लेकर तंज कसा तो दिल्ली के सीएम ने उन्हें ये जवाब दिया है। माननीय सीएम साहब के कुशल नेतृत्व में हरियाणा जिला महामंत्री, सभी मंडलाध्यक्ष, सभी नगर पार्षद, आदरणीय नेताओं और सम्मानित मंच पर विराजमान नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं
अपनी जेब से, इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बन के तैयार हो जाएगी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चंपारण मटन बनाना सीखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि लालू जी एक लोकप्रिय नेता हैं, मगर उनकी छुपी हुई एक और कला है खाना बनाना। उनके स्वस्थ होने के बाद मिलने का मौका मिला तो सोचा क्यों ना उनकी सीक्रेट रेसिपी भी सीख लूं। बहन ने कहा है दिल्ली में G20 समिट को लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियों ने यहां पे एक रिहर्सल भी की है। इसमें अलग अलग होटलों से डमी काफिले G20 समिट के वेन्यू तक ले जाए गए थे और फिर ये काफिले वापस होटल लाए गए। आज डमी काफिले होटल से राजघाट गए, फिर प्रगति मैदान आए और फिर होटलों में गए। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो VIP मूवमेंट है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट तो नहीं आ रही, कितना समय इसमें लग रहा है, तो ये तमाम चीजें इस रिहर्सल में देखी जा रही हैं। G20 समिट के पहले आज भी दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां जो कारकेड की रिहर्सल है वो कर रही हैं। आप देखें कि जो काफिले हैं विदेशी मेहमानों को, ये डमी काफिले हैं जो कि निकाले जा रहे हैं और इस तरह से ये काफिला जो है प्रगति मैदान का वो वेन्यू जहां पर G20 समिट होना है वहां से काफिला अब वापस होटल की तरफ जा रहा है और इस तरह से लगातार जो काफिले हैं वो निकल रहे हैं। सुबह ये काफिले डमी काफिले राजघाट गए थे, क्योंकि अगर किसी विदेशी मेहमान को राजघाट जाना है तो उसके लिए क्या रूट होगा, कैसे उसको ले जाएंगे, उसको लेकर एक कारकेड की जो रिहर्सल है वो की गई थी। और अब जो ये काफिले हैं ये प्रगति मैदान से वापस होटलों में लौट रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है और ये काफिले लगातार इस तरह से निकल रहे हैं। तो शनिवार को भी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग 3 शिफ्टों में कारकेड की रिहर्सल की थी और आज भी जो कारकेड की वो रिहर्सल है वो लगातार जारी है। और इस तरह से जो काफिले हैं वो आज सुबह राजघाट गए थे, जिसमें तमाम जो विदेशी मेहमान हैं जिनको राजघाट जाना है उनके लिए क्या रूट होगा और कैसे उनको ले जाया जाएगा, उसकी जो पूरी प्रैक्टिस है, जो रिहर्सल है वो की गई है। और अब जो काफिले हैं वो प्रगति मैदान से वेन्यू से जो होटल्स हैं जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे वहां तक कैसे जाएंगे, इसको लेकर रिहर्सल की जा रही है। पूरे नई दिल्ली इलाके में दिल्ली पुलिस ने तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई है और इस तरह से जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और लगातार जो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि कोई रास्ता बंद नहीं किया गया है, लेकिन जब ये कारकेड निकलते हैं तब पुलिस रास्ता बंद कर देती है। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है, ये जो रिहर्सल है वो लगातार जारी है। G20 समिट के दौरान पूरी दिल्ली में 50,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे, NSG होगा, SPG होगा और इस तरह से पूरी दिल्ली को सजाया गया है। तमाम जगहों पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। तो दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है और साथ में समिट के दौरान सुरक्षा कैसी रहेगी, पूरा जो रूट है, जो मेहमान हैं वो कहां से आएंगे, कैसे उनको वेन्यू तक ले जाया जाएगा, फिर वेन्यू से वापस होटल ले जाया जाएगा, उसकी लगातार जो रिहर्सल है वो चल रही है। शनिवार को भी 3 शिफ्टों में रिहर्सल हुई थी।
और आज भी अलग अलग 3 शिफ्टों में ये जो पूरी रिहर्सल है कारकेड की वो जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में एक बार फिर से शराब के नशे में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शराब के नशे में चूर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और ये हंगामा मॉल के अंदर में बार में हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शराब की बोतलें भी फेंकी गईं। गार्डन गैलेरिया मॉल पहले भी चर्चा में रहा है। कुछ महीने पहले यहाँ पे बाउंसर्स के पीटने से एक युवक की मौत हो गई थी। मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे जो बड़ा पर्व है वो है गणेशोत्सव और ये 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन महापर्व की तैयारियों का सिलसिला जारी है। अलग अलग रूप देखने के लिए लोग अभी से उमड़ रहे हैं और इसी का एक नज़ारा दिखा रहे हैं आपको हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है गणेशोत्सव और गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है, लेकिन उसकी तैयारी हम देख रहे हैं वो अब से शुरू हो गई है। खास करके जो बड़ी और विशाल मूर्तियां गणेश जी की होती हैं वो अभी से कारखानों से बनकर निकलनी शुरू हो जाती हैं और लोग अपने अपने जगहों पर ले जाते हैं, अपने अपने मंडलों पर ले जाते हैं और वहाँ पे उसे स्थापित करते हैं। इस समय हम परेल में हैं और परेल के मूर्ति बनाने वाले कारखाने से ये विशाल गणेश जी की जो प्रतिमा है, देखिए सुंदर प्रतिमा, ये लेकर जाई जा रही है मालाड नटराज मार्केट मित्र मंडल का ये गणपति है और हम इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रुपेश यादव हैं कि क्या खासियत है, ये क्या इस बार की खासियत है आप लोग के आयोजन की? हमारे मंडल को 50 साल पूरे हुए हैं। हमारा मंडल जो है नटराज मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है नटराज में, मलाड में, और ये हमारा स्वर्ण महोत्सवी वर्ष है। स्वर्ण महोत्सव, ये जो गणपति की ये छवि है क्या दिखाना चाहते हैं? अभी अगले साल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसी की थीम पर ये हमने राम अवतार बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर कितनी सुंदर ये गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश जी हैं, यहाँ पर हनुमान जी हैं, ऊपर भी बिठाए विराजे गए हैं गणेश जी, और ये विशाल इस तरह से ट्रॉलियों में लेकर लोग सभी मंडल अलग अलग इसी तरह की तैयारी करते हैं और इसी तरह की बड़ी मूर्तियाँ जो है हफ्तों पहले 10 दिन पहले इसी तरह से निकाली जाती हैं ताकि मंडल में जो गणपति के पांडाल होते हैं वहाँ तक ले जाया जा सके। कौन बात कर रहे हैं? कामाडीपुरा पंचशील निवास पांचवा कामाडीपुरा का गणपति है। हम ये गणपति सूर्य रूपी अवतार में दिखाना चाहते हैं। जो चंद्रयान के बाद जो अभी कल के दिन आदित्य L1 जो हमारा लॉन्च हुआ है उस हिसाब से हमने पहले से तैयारी करके रखते हुए बना है सूर्य रूप का। खेतवाड़ी दूसरी तीसरी गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। खेतवाड़ी का विघ्नहर्ता नाम से परिचित है और ये साल हम लोग 87 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो खेतवाड़ी का पहला गणेशोत्सव मंडल है जो संबोधित होता है। और ये भगवान जी का ये अवतार ये इंद्र स्वरूप है जो फ्लाइंग ऐरावत पे बैठे हुए हैं। अब तक ज़मीन से लेके मुकुट तक का हाइट 28 फीट तक है और खेतवाड़ी में अभी हम लोग प्रस्थान करें और खेतवाड़ी से आगमन सोहला हो जाएगा उसमें। आज का जो दिन है खास करके रविवार है और आज के दिन तकरीबन इसी तरह की 40 गणेश प्रतिमाएं अलग अलग पंडालों की शहर में जो आयोजित किए जाते हैं वो यहाँ आज ले जाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी गणेश मूर्तियाँ होती हैं वो इसी तरह से हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ही जो कारखाने होते हैं वहाँ से लेके जाई जाती है ताकि पंडाल जो बनाना होता है वहाँ पे व्यवस्था करनी होती है। तो जो मूर्ति है पहले से ही वहाँ पहुँचा दी जाती है और फिर जब 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी शुरू होगी उस दिन इन्हें विधिवत पूजा करके स्थापित किया जाएगा और फिर 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। 10 दिनों तक इस उत्सव में गणेश जी की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है और फिर उनकी पूजा अर्चना के साथ कामना के साथ उनका विसर्जन किया जाता है और 10 दिन तक लोग सभी भक्त गणेश भक्त इसी तरह से हर्षोल्लास से नाचते गाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और सबकी यही कामना होती है कि जो भी विघ्न देश पर आए, शहर पर आए, परिवार पर आए, उस विघ्नों को दूर करे, क्योंकि गणपति जी विघ्नहर्ता है।
मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। आगे एक ब्रेक के बाद देखिए हमारा भारत।